हेलो एवरीवन, आई एम आशीष कुमार साक्य और आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल आइडियल क्लासेस पे। और आज की क्लास में हम जो यूपी लेखपाल भर्ती है उससे ग्रामीण समाज एवं विकास से संबंधित ये हमारा प्रैक्टिस सेट 3 है, जिसमें हम 20 क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उन पर डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो की लिंक को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और साथ ही लाइक करें। चलिए ठीक है, अब चलते हैं हम अपने पहले क्वेश्चन पे। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है हमारा कि प्रत्येक वस्तु प्रतीक्षा कर सकती है, ठीक है, परंतु कृषि नहीं, यह किसका कथन है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या दिया, एक आपको एक स्टेटमेंट दिया गया है और स्टेटमेंट के साथ साथ ये बताया गया कि आपको ये बताना ये स्टेटमेंट किसने कहा था। ठीक है, क्या स्टेटमेंट है कि प्रत्येक वस्तु प्रतीक्षा कर सकती है परंतु कृषि नहीं। तो इसका ए ऑप्शन है पंडित जवाहरलाल नेहरू, बी ऑप्शन है जगजीवन राम, सी है सिकंदर बख्त, डी है लाल बहादुर शास्त्री। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है पंडित जवाहरलाल नेहरू। जब देश आज़ाद हुआ था तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 1947 में यानी 1947 में कहा था कि प्रत्येक वस्तु जो है वस्तु प्रतीक्षा कर सकती है परंतु कृषि नहीं। तो हमारी जो पहली पंचवर्षीय योजना भी आई थी वो किस पे थी, पूरी तरह से कृषि पर बेस्ड थी, अर्थात उसका जो मुख्य फोकस था वो एग्रीकल्चर था, कृषि था। ठीक है, चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना। ठीक है, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना किस वर्ष शुरू हुई। अब यहाँ पर क्या है, आपको ये बताना है ये योजना किस वर्ष शुरू हुई थी। ठीक है, और आगे बहुत जल्दी मैं लाइव क्लास लूँगा आपको। अभी थोड़ा स्वास्थ्य ठीक नहीं है, इस वजह से क्लास नहीं ले पा रहा हूँ। मैथ और रीजनिंग की लाइव क्लासेस शुरू करेंगे लेखपाल और आरआरबी एनटीपीसी स्टेज 2 के लिए। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो की लिंक को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो और लाइक करना ना भूलें, कमेंट करके ज़रूर बताएं। इसके साथ साथ जो आइडियल क्लासेस ऐप है वो प्ले स्टोर से जाओ और वहाँ पे डाउनलोड करो और फटाफट क्लासेस ज्वाइन करो। चलिए, तो यहाँ पर ए ऑप्शन है 1 मई 2016, बी है 1 मई 2017 और 1 अप्रैल 2016, 15 अगस्त 2017। देखो ये सारी डेट्स इंपॉर्टेंट हैं, बट यहाँ पूछा गया कि प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का प्रारंभ कब हुआ था। उसने ये पूछा उज्ज्वला योजना जो है ये किस वर्ष शुरू हुई थी। तो ये हुई थी 1 मई 2016 को। इसका राइट आंसर क्या है, 1 मई 2016। और अगर पूछा जाए प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना 2.0, ठीक है, यानी दूसरी, ये कब स्टार्ट हुई थी, तो ये स्टार्ट हुई है आपकी 2021 में। ठीक है, कब स्टार्ट हुई, 2021 में। और ये कहाँ से स्टार्ट हुई थी, उत्तर प्रदेश के यानी महोबा से। कहाँ से स्टार्ट हुई है, महोबा से। जबकि अगर हम बात करें प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना जो बन है ये कहाँ से हुई है, बलिया से स्टार्ट हुई थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, ज़रा देखो ध्यान से। अगले क्वेश्चन में कहा गया है आपको बताना है कि गेहूं में प्रोटीन का प्रतिशत कितना होता है। ए है 12%, बी है 30%, सी है 45% एंड डी है 25। तो आपको बताना है यहाँ पर कि गेहूं में प्रोटीन का प्रतिशत कितना है। ठीक है, अगर हम बात करें गेहूं के अंदर तो गेहूं के अंदर होता है 8 से 15% इसमें प्रोटीन होता है। ठीक है, 8 से 15% प्रोटीन होता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, ए होगा 12%। ठीक है, अगर इसके अलावा देखा जाए तो गेहूं के अंदर आपको एक कार्बोहाइड्रेट होता है। कार्बोहाइड्रेट क्या होता है, जो एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, जिनमें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होता है। तो जिसमें क्या होता है 65 से 70% जो होता है गेहूं के अंदर वो कार्बोहाइड्रेट्स होता है। क्लियर है बात। इसके अलावा 2% इसमें मिनरल्स भी होते हैं और 1.5% इसमें वसा भी होता है, फैट भी होता है गेहूं के अंदर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, ध्यान से देखिए। अगला क्वेश्चन है हमारा कि आर्थिक जो नियोजन है वो विषय है। ए है संघ सूची, बी है राज्य सूची, सी है समवर्ती सूची या किसी विशेष सूची में नहीं। तो देखो यहाँ पर क्या पूछा गया, आर्थिक नियोजन जो है वो किस सूची का विषय है। तो ध्यान रखना जो आर्थिक नियोजन है यानी जिसकी हम प्लानिंग की बात करते हैं तो वो है समवर्ती सूची का विषय। ठीक है, भारत के संविधान में आपको मिलेगा। तो अगर सूचियों की बात करें तो टोटल 3 सूची हैं, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। तो जो संघ सूची है
इसमें आपको क्या मिलेगा, इसके अंदर जितने भी जो विषय होते हैं, सब्जेक्ट होते हैं, उस पर कानून बनाने की पावर केंद्र सरकार को, सेंट्रल गवर्नमेंट को होती है। राज्य सूची में जो सब विषय होते हैं उनमें राज्य सरकार कानून बनाती है। समवर्ती सूची में दोनों को पावर होती है, स्टेट गवर्नमेंट को भी होती है और सेंट्रल गवर्नमेंट को भी पावर होती है, ठीक है। लेकिन अगर दोनों के बीच टकराव हो जाता है तो सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर अधिक होती है, इसमें ध्यान रखना। तो आर्थिक नियोजन किसका विषय है? समवर्ती सूची का विषय है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि भारत में कितने गांव हैं। अब देखो यहाँ पर क्वेश्चन क्या है कि भारत में कितने गांव हैं, उसने ये क्वेश्चन पूछा गया है। अब एक चीज़ ध्यान रखना, यहाँ अगर हम गांव की बात कर रहे हैं तो ये चीज़ ध्यान रखो, जब यहाँ कहेगा कुल कितने गांव हैं, अब कोई भी ईयर नहीं दिया तो हम हमेशा ध्यान रखना अपना जो सेंसस है वो 2011 के हिसाब से बताएंगे, जनगणना 2011 के हिसाब से भारत में कितने गाँव हैं। ए ऑप्शन है 5,97,464, दूसरा बी ऑप्शन है 5,77,698 एंड सी ऑप्शन है 6,40,930, डी इनमें से कोई नहीं। यदि आप ऑप्शन सी पर टिक कर रहे हैं तो आपका करेक्ट आंसर है, यानी कि जनगणना 2011 के अनुसार जो भारत में गांव हैं, कुल गांव की संख्या कितनी है? 6,40,930। चलिए अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, आपको बताना है कि जो यूपी का यानी उत्तर प्रदेश का जो मलिहाबाद है वो किस लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। ए है दशहरी आम, बी है पीला खरबूजा, सी है बिरयानी एंड डी है सूती चिकन। तो आपको बताना है कि जो मलिहाबाद है, मलिहाबाद यूपी का, वो किस लिए प्रसिद्ध है। तो यूपी का जो मलिहाबाद है वो दशहरी आम के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है, दशहरी आम। और अगर आम के बारे में बात करें तो देखो, जब भी आम की अगर बात की जाए तो आपको ध्यान रखना, अगर सफ़ेदा या चौसा आम की बात करें हम, सफ़ेदा या एक चौसा आम भी होता है जिसमें धागे रेशा से ज़्यादा निकलते हैं, तो सफ़ेदा या चौसा जो आम होता है ये कहाँ का है? ये सहारनपुर का फेमस है, ठीक है। ये सहारनपुर इसलिए प्रसिद्ध है, सहारनपुर, ठीक है। तो सहारनपुर में क्या है? सफ़ेदा या चौसा जो आम है वो प्रसिद्ध है। इसके अलावा अगर हम बात करें मेरठ और बागपत का रटौल, बाराणसी का जो है लंगड़ा आम बहुत फेमस है बनारस का, ठीक है। लखनऊ में सफ़ेदा होता है, इसके अलावा लखनऊआ है ना, मलिहाबादी सफ़ेदा भी प्रसिद्ध है। तो ऐसे कई आम की प्रजातियां अलग अलग हैं, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर क्या था? दशहरी आम मलिहाबाद है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगले क्वेश्चन में कहा गया है कि जो यूपी के किस ज़िले में, ठीक है, क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन में ये कहा गया है कि यूपी के किस ज़िले में पुरुष से महिलाओं का अनुपात सर्वाधिक है। यहाँ लिंगानुपात की बात कर रहा है। लिंगानुपात मतलब सीधा सीधा वो ये जानना चाह रहा है कि उत्तर प्रदेश का ऐसा कौन सा ज़िला है जहाँ पर महिलाओं की संख्या सर्वाधिक है, ठीक है। तो अगर हम उत्तर प्रदेश के यहाँ पर ऑप्शन दिया है आजमगढ़, देवरिया, सुल्तानपुर, जौनपुर, ठीक है। अगर हम इन तीनों ज़िलों की बात करें तो ये चारों ज़िले जो हैं, इन चारों ज़िलों में क्या है, 4 में से 3 जो ज़िले हैं यानी आजमगढ़ और देवरिया और जौनपुर, इनमें महिलाओं की संख्या पुरुषों से अधिक है। आजमगढ़ में जो महिलाओं की संख्या है वो है 1019, प्रति 1000 पुरुषों पर 1019 महिलाएँ हैं। देवरिया की बात करें तो देवरिया में 1017 महिलाएं हैं, ठीक है, देवरिया में। अगर हम बात करें जौनपुर की तो जौनपुर में 1024 महिलाएं हैं, ठीक है, जबकि सुल्तानपुर में 983 है, 983 है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा आपका? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर आएगा वो आ जाएगा आपका जौनपुर, क्योंकि जौनपुर में क्या है, सर्वाधिक हैं, 1024 महिलाएं हैं प्रति 1000 पुरुषों पर, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? जौनपुर होगा। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगले क्वेश्चन में ये कहा गया कि NREGP, अभी NREGP क्या है? ये है राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्यक्रम, ठीक है, ठीक है, नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी प्रोग्राम, ठीक है। तो इसमें क्या पूछा गया? इसका पूर्ण रूप पूछा गया। पूर्ण रूप देखो यहाँ पे NREGP लिखा है लेकिन हिंदी में सारा का सारा लिखा है। तो इस क्वेश्चन में देखो पहला क्या है, राष्ट्रीय ग्रामीण उद्यमिता गारंटी, तो ये बिल्कुल गलत है।
दूसरा है राष्ट्रीय ग्रामीण शिक्षा गारंटी कार्यक्रम, बिल्कुल गलत है। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्यक्रम, तो ये करेक्ट है। इसका राइट आंसर क्या होगा? सी होगा। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। ठीक है, और अगर हम बात करें इसकी शुरुआत कब हुई थी, तो इस कार्यक्रम की शुरुआत हुई थी 2006 में, 2006 में हुई थी। किसके द्वारा की गई थी? प्रधानमंत्री जो पीएम आपके कौन थे? एसएमएस सरदार मनमोहन सिंह के द्वारा। ठीक है, 2006 में इसको प्रारंभ किया गया था। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है एक कृषि खेत के मापन की सर्वोत्तम विधि क्या है? तो ये क्वेश्चन हमने आपको लेक्चर 1 में भी कराया था कि जो कृषि खेत है उसके सर्वोत्तम मापन की सबसे जो अच्छी विधि है वो होती है जरीब। और जरीब में भी कौन सी जरीब? जरीब हमने बताया था टोटल, यानी 55 गज वाली जरीब। टोटल अगर 55 गज वाली जरीब का एक स्क्वायर ऐसे बना दिया जाए तो ये बराबर होता है 1 बीघा के। किसके बराबर हो जाएगा? 1 बीघा के बराबर हो जाता है। क्लियर है बात? ठीक है, तो ये 55 होगा, यानी 55 गज ये होगी चारों तरफ से, ये भी 55 होगा और ये भी 55 होगा। तो ये यहाँ पे करेक्ट जो आंसर होगा इस क्वेश्चन का, जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? वो होगा ए, जरीब के द्वारा। ये एकदम करेक्ट मापन की विधि है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है? जिस समिति की संस्तुति पर देश में पंचायती राज को लागू किया गया था वो समिति कौन थी? अब देखो यहाँ पर हमने आपको पढ़ाया ये और कराया भी है, लाइव क्लास में भी कराया हुआ है आपको यूट्यूब चैनल पे पहले से ही। यहाँ पूछा गया कि जिस समिति के आधार पर देश में पंचायती राज व्यवस्था को लागू किया गया था वो कौन सी समिति थी? वो थी बलवंत राय मेहता कमेटी। ठीक है, तो बलवंत राय मेहता कमेटी की संस्तुतियों के आधार पर ही क्या किया गया था? देश में पंचायती राज व्यवस्था को क्या किया गया था? लागू किया गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला है पंचायती राज को डैश, उसके बाद लिखा के अंतर्गत स्वशासन की इकाई के रूप में संगठित किया गया था। तो ए है भारतीय संविधान के मूल अधिकार, बी है भारतीय संविधान की प्रस्तावना राज्य के नीति निर्देशक तत्व, तो डी है भारत के संविधान के 73वें संविधान संशोधन के अंतर्गत। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा डी, भारतीय संविधान के 73वें संविधान संशोधन के द्वारा ही स्वशासन की इकाई के रूप में पंचायती राज व्यवस्था को क्या किया गया था? जोड़ा गया था। ये संविधान संशोधन, ठीक है, 73वां जो संविधान संशोधन है, इसी संविधान संशोधन के द्वारा क्या किया गया था? पंचायतों का गठन किया गया था। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? डी होगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से आपको ये बताना है जो तृणमूल कांग्रेस से संबंधित है। ए लोकपाल, बी पंचायती राज पद्धति, सी अंतर राज्य परिषद और डी है क्षेत्रीय राजनीति। तो जो तृणमूल कांग्रेस है, ठीक है, वो किससे संबंधित है? तो तृणमूल कांग्रेस जो है वो संबंधित है पंचायती राज पद्धति से। ठीक है, अगर पंचायती राज पद्धति की बात करें तो नरसिम्हा राव के कार्यकाल में ही 73वें 74वें संविधान संशोधन द्वारा क्या किया गया था? पंचायतों और नगर पालिकाओं को जोड़ा गया था। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि गेहूं में बौनेपन के लिए जीन है। गेहूं के अंदर एक रोग हो जाता है बौनापन। ठीक है, तो आपको बताना उसके लिए कौन सा जो जीन है वो चल रहा है, OPEC2, नॉरेंटेन, DGU जेन या इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो गेहूं के अंदर देखो नॉरेंटेन जो है वो क्या है? गेहूं के बौनेपन के लिए क्या है कि जीन है ना। इसके अलावा उसके लिए जो DPU जो है वो क्या है? आपके चावल में बौनेपन का जीन है। तो इस क्वेश्चन में आपको ये बताना है कि गेहूं में बौनेपन का कौन सा जीन है। तो OPEC2 नहीं होगा, बल्कि क्या होगा? इसका होगा नॉरेंटेन। ठीक है, तो जो नॉरेंटेन है वो क्या है? वो आपका एक ऐसा जीन है जो गेहूं के बौनेपन के लिए, गेहूं के अंदर बौनेपन के लिए क्या है? नॉरेंटेन जो है वो उत्तरदायी होता है। अगर हम DU जेन की बात करें, ये किसके लिए होता है? चावल के अंदर बौनापन उत्पन्न होता है। OPEC2 जो है इससे मक्का के अंदर बौनापन रोग उत्पन्न होता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन यहाँ से बनेगा। DU जेन किसके लिए है? चावल के लिए। नॉरेंटेन है गेहूं में बौनेपन के लिए। OPEC2 है मक्का में बौनेपन के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
भारत में कृषि मूल्य आयोग जो है वो किस वर्ष में स्थापित किया गया था? ठीक है, कृषि मूल्य आयोग का जो गठन है वो कब किया गया था? ठीक है, क्वेश्चन ये पूछा गया। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है 1965 सी। ठीक है, देखो कृषि मूल्य आयोग जो होता है इसका गठन किया गया था 1965 में, लेकिन इसका शुरुआत में जब गठन किया गया था तो कृषि लागत एवं मूल्य आयोग था। बाद में से कृषि मूल्य आयोग के नाम से गठित किया गया था। और इसी का नाम कब किया गया था? 1965 में इसको गठित किया गया था। किसके रूप में? कृषि मूल्य आयोग के रूप में। और बाद में इसी का नाम बदल दिया गया था 1985 में। तो अब वर्तमान समय में जो इसका नाम चलता है वो चलता है कृषि लागत एवं मूल्य आयोग, जिसे हम कहते हैं CACP। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखना। हाँ, क्वेश्चन आगे ये भी बन सकता है कि यहाँ इसका नाम कब बदला गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है। देखो अगला क्वेश्चन क्या है? अगले क्वेश्चन में एक आ गया, निम्नलिखित में कौन सी एक खरीफ की फसल नहीं है? तो यहाँ पर देख के बताइए। आपको 4 ऑप्शन दिए, अरहर, चना, मक्का, ठीक है, इसके अलावा धान। आपको बताना है कौन सी जो फसल है वो क्या है, खरीफ की फसल नहीं है। देख के बताओ, क्योंकि ये क्वेश्चन हमने लाइव क्लास में आपको पढ़ाया हुआ है। आप ज्योग्राफी में जाइएगा, एग्रीकल्चर की पूरी एक प्लेलिस्ट बनी हुई है ज्योग्राफी की। तो उस एग्रीकल्चर में बहुत डिटेल में हमने आपको कराया, एक एक पॉइंट। मैंने कहा भी था कोई भी क्वेश्चन आपसे छूटेगा नहीं। और देखिए वहीं से क्वेश्चन बना हुआ है ये। ठीक है, तो इसमें पूछा क्या गया? इसमें पूछा गया कि आप बताना है कि कौन सा ऐसा फसल है जो क्या है खरीफ की फसल नहीं है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? चना। क्योंकि अरहर, मक्का, धान ये सब क्या है? अरहर, मक्का, धान, गन्ना, कपास ये सब क्या है? खरीफ की फसल हैं। और जबकि अगर हम चना की बात करें तो चना कैसी फसल है? रबी की फसल है, क्योंकि इस टाइम में चना काटा जाएगा। यही वो टाइम है जब गेहूँ, चना, मटर, सरसों, जौ ये सब कैसी फसल है? रबी की फसल हैं। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं। ऑपरेशन फ्लड सेकंड का किससे संबंध है? चलो ये भी क्वेश्चन हमने आपको कराया है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। आपको बताना है कि ऑपरेशन फ्लड जो है वो किससे संबंधित है। चलो बताओ जल्दी से। ये क्वेश्चन भी हमने आपको कराया हुआ है और बहुत अच्छे से डिटेल में पढ़ाया हुआ है, एग्रीकल्चर के तहत उसमें बताया है। तो यहाँ पे क्या है? ए है बाढ़ की रोकथाम, दुग्ध आपूर्ति, मत्स्य उत्पादन और स्वच्छ जलापूर्ति। ये क्वेश्चन भी देखो हमने कहा था जब एग्रीकल्चर पढ़ाया था, हमने कहा था ये एक इंटीग्रेटेड टॉपिक है एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर का मतलब सिर्फ और सिर्फ फसल उगाना ही नहीं होता है, इसमें एनिमल हस्बेंड्री वगैरह ये सब आता है और मत्स्य प्रोडक्शन ये सब इसी में आता है। तो वहाँ पर हमने ऑपरेशन फ्लड सेकेंड भी आपको कराया था। तो ऑपरेशन फ्लड जो है वो किससे संबंधित है? जल्दी से बताओ आप लोग। ऑपरेशन फ्लड जो है वो संबंधित है दुग्ध आपूर्ति से। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? बी होगा। ये भी क्वेश्चन देखिए बहुत ही मज़ेदार है। संगम योजना जो है का उद्देश्य क्या है? अब आपको ये बताना है जो संगम योजना है, ठीक है, इसका उद्देश्य क्या है? ठीक है, तो संगम योजना का क्या उद्देश्य है? ए है शुद्ध पीने के पानी की व्यवस्था, बी है नदियों की सफाई की व्यवस्था, ठीक है, डी है सांप्रदायिक सद्भाव में बढ़ोतरी एंड डी है विकलांगों की सहायता। तो ध्यान रखना कि 15 अगस्त अगर हम बात करें 1996 में 1996 में क्या किया गया था? विकलांगों के लिए कई सारे कल्याणकारी योजनाओं की घोषणा की गई थी। उसी दौर में एक योजना संगम योजना भी आई थी। तो जो संगम योजना है वो है विकलांगों की सहायता से संबंधित। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो डी होगा। चलिए एक अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन है, यूपी सरकार द्वारा समाजवादी पेंशन योजना कब प्रारंभ की गई थी? ए है मार्च 2015 एंड बी है जनवरी 2013, सी है जनवरी 2014, जनवरी 2015, डी ऑप्शन है। अब इसमें पूछा गया कि समाजवादी जो पेंशन योजना है वो कब प्रारंभ की गई? तो समाजवादी जो पेंशन योजना है वो जनवरी 2014, और डेट भी बता देता हूँ कब, 28 जनवरी 2014 को, जब मुख्यमंत्री कौन थे? अखिलेश यादव थे, तो उनके द्वारा प्रारंभ की गई थी। इसीलिए इसका नाम क्या है? समाजवादी पेंशन योजना है। तो जब सीएम अखिलेश यादव थे
तो उन्होंने क्या किया था, इस योजना को लॉन्च किया था कब, 28 जनवरी 2014 को मंजूरी प्रदान की थी। तो ठीक है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर है क्या, जनवरी 2014। अगला क्वेश्चन क्या किया गया कि अगला क्वेश्चन है द ऑपरेशन ग्रीन परियोजना जो है वो यूपी में शुभारंभ किया गया था। द ऑपरेशन ग्रीन जो है इस परियोजना को कब प्रारंभ किया गया था, ऑप्शन ए 1952, 1995, बी एंड सी है 2001 एंड डी है 2005। तो इसे प्रारंभ किया गया था, इस योजना को प्रारंभ कब किया गया था, इस योजना को प्रारंभ किया गया था 2001 में। और डेट भी अगर पूछे तो याद रखना 1 जुलाई 2001 को इस योजना को प्रारंभ किया गया था। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला लास्ट क्वेश्चन है और बट नॉट लीस्ट, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और लास्ट है। चलिए अब क्या है क्वेश्चन जरा देखो, यहाँ पर क्या है, एक ही क्वेश्चन में कई सारे काम करवा लिए। कह रहा कि सूची 1 को सूची 2 से आपको सुमेलित करना है। चलिए कलर थोड़ा चेंज कर लेते हैं। कलर कहाँ से, यहाँ से, ठीक है। चलिए तो ये कह रहा है कि सर्व शिक्षा अभियान, आपको बताना है सर्व शिक्षा अभियान जो है, यहाँ पर सूची 1 में ये कुछ अभियान दे रखे हैं, मिशन दे रखे हैं, इधर आपको दे रखी हैं उनकी ईयर, कब प्रारंभ किए गए थे। तो सर्व शिक्षा अभियान जो है वो कब आया था, आपको याद होना चाहिए 2001 में इसे प्रारंभ किया गया था। तो अब ए का क्या हो जाएगा, हम यहाँ से कोड बना लेंगे, ए का हो जाएगा 3। क्लियर है बात। अब देखो ए का 3 हो जाएगा, या हम इसे ऐसे भी कह सकते हैं A3 हो गया। ठीक है, अब अगर हम बात करें साक्षर भारत मिशन, साक्षर भारत मिशन जो है इसको प्रारंभ किया गया था 2009 में। कब किया गया था, 2009 में। तो यानी बी का कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। क्लियर है, बी 4 हो जाएगा। अब अगर हम चाहें तो आंसर इतने से ही दे सकते हैं, आगे करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जैसे हमें 2 भी पता है, हालांकि हम आगे पूरे बता देते हैं आपको कब कौन सा किया गया था। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड जो है वो हुआ था 1987 में और लास्ट राष्ट्रीय साक्षरता मिशन 1988 में। हमने 2 देखा कि 2 हमें ए और बी पता चल गए, तो 3-4 नंबर आ रहा है स्टार्टिंग में। इसमें क्या आ रहा है, पहले 4-3 आ रहा है, तो इसका मतलब ये भी नहीं है। इसमें 1-2 आ रहा है तो ये भी नहीं है, इसमें 1-2 आ रहा है तो ये भी नहीं है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो क्या होगा, ए। कलर चेंज करते हैं, यानी इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ए। ठीक है, क्या होगा, ABCD 3 4 1 2। ठीक है, तो याद रखना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सर्व शिक्षा अभियान कब शुरू किया गया था, 2001 में। साक्षर भारत मिशन 2009 में आया था। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड 1987 में आया था। एंड राष्ट्रीय साक्षरता मिशन 1988 में आया था। तो ये थे हमारे आज के कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, जिसमें हमने 20 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस किया। और ये सारे के सारे क्वेश्चन आपके आने वाले यूपी लेखपाल के एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण रहेंगे। और एक क्वेश्चन के साथ साथ उनकी जो भी डिटेल थी वो सब हमने आपके साथ डिस्कस की। तो आज के इस लेक्चर में बस इतना ही, मिलते हैं अगले टेस्ट में। तब तक और आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपके कितने क्वेश्चन सही गए हैं, ठीक है, जिनके आंसर आपको एकदम करेक्ट पता थे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।